लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगाइयों को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम के जरिए दूसरी जन चौपाल करते हुए कहा कि योगी सरकार ने अपराधी माफियाओं को काबू कर यूपी की तस्वीर बदल दी है। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन्हें नकली समाजवादी बताया। रिपोर्ट देखें। जब चुनाव आते हैं तो सारे तहजीबो अदब भूलकर सियासतदान एक दूसरे पर हमले करने से बाज नहीं आते। प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी दंगाइयों के बहाने हिंदू ध्रुवीकरण करने का मौका नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने यूपी की जनता से दंगाइयों माफियाओं को पर्दे के पीछे से सत्ता पर काबिज न होने देने की गुहार लगाई। यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। पीएम मोदी पहले चरण के चुनाव के लिए मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे। उनकी नजर जाट वोटों पर भी टिकी हुई है, लिहाजा उन्होंने चौधरी चरण सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मेजर ध्यानचंद को भी खूब याद किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन चुनाव को पिछले चुनाव से अलग बताया। ये पूरा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, मेजर ध्यानचंद जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। यूपी ने अनेक चुनाव देखे, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है। पीएम मोदी ने बीजेपी में पल बढ़ रहे परिवारवाद को भूलकर समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को कोसते रहे। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और मंदी का उन्हें अच्छे से इल्म है, इसलिए उन्होंने कोरोना को 100 साल में आई प्राकृतिक आपदा बताया और लोगों को वैक्सीन को लेकर अपनी डबल इंजन की सरकार के योगदान की याद दिलाई। 100 साल में इतना बड़ा संकट कभी मानव जात को वैश्विक स्वरूप में नहीं आया। इस संकट काल में भी यूपी ने डबल इंजन का डबल लाभ देखा है। पीएम मोदी को अब भी उम्मीद है कि 3 तलाक को लेकर आए कानून की वजह से मुस्लिम महिलाएं अब भी बीजेपी को वोट देंगी, लिहाजा मुस्लिम बहन बेटियों का भी उन्हें ख्याल आया। माफिया से इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश की बहनों बेटियों ने विशेष रूप से गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम बहन बेटियों ने सुशासन के डबल इंजन का अनुभव इन 5 वर्षों में किया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये चुनाव नया इतिहास गढ़ेगा। यही उम्मीद समाजवादी पार्टी को भी है, लेकिन असलियत तो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भी अपना अतीत भूलकर नया इतिहास रचने को तैयार है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले भूख से मौतें होती थी, लेकिन उसके बाद भूख से किसी की भी मौत नहीं हुई। गोरखपुर की इस जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फिर से 300 पार का नारा दिया और हुंकार भरी। जनसभा के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरख मठ में पूजा अर्चना की और मुहूर्त देखकर अपना नामांकन दाखिल किया। अपने शहर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वास से भरपूर नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद पिछली सरकारों में लोगों को भूख से तड़पते देखा है।
अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में भूख से मौत नहीं होती। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही। दरअसल आगरा की जनसभा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए कहा था कि बिस्कुट के दाम कम नहीं हुए बल्कि पैकेट से बिस्कुट कम होते चले गए। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। सरसों का तेल जो बहुत गरीब का तेल था, खाना पीना बना लेते थे, सरसों की तेल की कीमत कहाँ है? जाहिर है कि चुनावी सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर पहुंचे कलयुग के कौटिल्य अमित शाह ने फिर एक बार 300 पार की हुंकार भरी। मैं समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से एक बार इसी मन से हमने 300 पार का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर आएंगे, विनम्रता के साथ आपका आशीर्वाद, आपका वोट और आपका सहयोग मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि आपका आशीर्वाद, वोट और सहयोग तीनों हमें मिलेगा। जनसभा के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखमठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि सबसे पहले शत्रुनाश के लिए शाबर मंत्र का पाठ किया, फिर अपने और अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए यजुर्वेद का मंत्र तो मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया। इसके बाद मुहूर्त देखकर योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे। अपने हलफनामे में योगी ने बताया है कि उनके पास करीब 1,54,94,000 की संपत्ति है और एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। हालांकि 2017 में योगी आदित्यनाथ पर 4 मुकदमे दर्ज थे जो उनकी सरकार आने के बाद खत्म हो गए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने 2017 में अपनी संपत्ति 95,98,000 बताई थी। पिछले 5 साल में योगी की संपत्ति में 60 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। बहरहाल सत्ता के लिए किसका अभिषेक करना है ये जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इसी पर फोकस फिलहाल देखा जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों का फिलहाल ये अखाड़ा बना हुआ है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। इंद्रजीत सिंह टीटू हमारे साथ हैं जो कि स्पोक पर्सन है RLD के। और राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी शाही जी आपसे ही है। सर, क्या वर्चुअली माध्यम से एक बार फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है क्या? नेहा जी, देखिए, बीजेपी और माननीय मुख्यमंत्री योगी को आप अगर विपक्ष ध्रुवीकरण का नाम दे तो एक बार चलता है, लेकिन आप लोग तो सब चीज जानते हैं भाषणों में क्या होता है, कैसे उनके भाषण जो है जनता सुनती है। तो वो सभी लोगों को, चूंकि 24 करोड़ जनता की बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो वो देश के लोगों को संबोधित करते हुए, प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तो ध्रुवीकरण का कोई मामला नहीं बनता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 80-20 की बात करते हैं तो भी लोग कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जबकि 400 का 80% के लगभग हमारे पास माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास स्ट्रेंथ थी 325 की, तो वो लगभग 80% के आसपास का होता है, उसकी भी बात हम कर देते। तो जाती रही भावना जैसे विपक्षी दल जैसा सोचते हैं वैसा सोचें, लेकिन हमें कोई ध्रुवीकरण नहीं करना है। जनता जान रही है कि
कि 2017 के पहले क्या चीजें थी उत्तर प्रदेश में, जो बसपा और सपा की 10 साल सरकार रही, उसके बाद कितना बदलाव हुआ, क्या हुआ, जनता जान रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, जो कि जहां पर हमारे किसान भाई हैं, जहां काफी खेती होती है, लेकिन जब वो घरों में आते हैं तो उनके घरों में महिलाएं भी हैं, और वो महिलाएं नहीं, उन्होंने ये कहा कि हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने के लिए ये यूपी चुनाव है, इसके क्या मायने हम निकाले और ये कहाँ निशाना साधने की कोशिश है प्रधानमंत्री की? मेरा जो वाक्य था इसी पर था नेहा जी, कि आज उन किसानों के घर में जो है, जो महिला घर में आते हैं तो महिलाएं भी हैं, उन महिलाओं के साथ जब बाजार जाते हैं, सड़कों पर चलते हैं, तो बड़े आसानी से अपनी माँ बहनों के साथ, वही हमारे किसान भाई आसानी से बाजार को जा सकते हैं, एक दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। तो ये है कमाल, जो हिस्ट्री सीटर को निकालना और ये हिस्ट्री बनाना है कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री जो है या सरकार उत्तर प्रदेश में शायद नहीं बन पाती है, रिपीट नहीं हो रही है इधर। तो आप ये मानकर चलिए कि योगी जी फिर से हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। नोएडा लोग नहीं जाते थे, वो हिस्ट्री बनाया उन्होंने, अब नोएडा चुनाव प्रचार करने लोग जाने लगे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते नहीं गए। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उस मिथक को भी तोड़ा है और फिर मिथक तोड़ने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। अपराध मुक्त करने का जो नारा दिया था इन्होंने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता आज वाह वाह कर रही है कि हाँ, हम अपने परिवार के साथ कहीं भी बेखौफ जा सकते हैं और नाहिद हसन जैसे अपराधी जेलों के अंदर रहेंगे। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, 10 तारीख के बाद फिर अगर कुछ होगा तो दिक्कत उनकी दूर करनी है। ठीक है सर। डॉक्टर अभिषेक राय, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाजपा सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, 80 बनाम 20 की राजनीति करती है, दंगाइयों का जिक्र करती है और उन तमाम मसलों से ध्यान हटाने की कोशिश करती है जो कि फिलहाल मौजूद है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी उन बातों का जिक्र नहीं था। बेरोजगारी, महंगाई पर कोरोना हावी होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कोरोना का तो जिक्र किया लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया, और ऐसे तमाम और विषय हैं जो कि सरकार को करने चाहिए लेकिन नहीं किया। लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, क्या वजह है इसके पीछे? सारा छिपा हुआ है। आप ही ने बोला कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन बातों पे बात नहीं करी, क्योंकि इन बातों पे उनको पास बताने के लिए कुछ नहीं। अभी मैं अपने भाजपा के मित्र को सुन रहा था, ये लोग बड़ी बड़ी कहते हैं जुमले बनाते हैं। इनका सबसे बड़ा जुमला ये है कि अपराध मुक्त कर दिया। भाई सही बात है, अपराध मुक्त कर दिया। डॉन को आपका एसपी और डीएम क्रिकेट की पिच बैठा के उसको बैटिंग कराएंगे तो अपराध मुक्त मान ही लेते हैं। हम तो बार बार मांग करते थे हर जिले की टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिस्ट्री शीटर को गृह राज्य मंत्री बना रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में, और इतनी बड़े बड़े भाषण देते हैं। ये बंगाल में भी इसी तरह का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, पर बंगाल की जनता ने इनका वहां से खेला कर दिया। तो ये बहुत सीधी सी बात है, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना ये बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना उन किसानों के घर जाने की बात करेंगे जिनको इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने रौंद दिया अपनी गाड़ी के नीचे, और उसके बाद ना ये उन 700 किसानों की बात करेंगे जो शहीद हो गए। अभी तक 1 साल 1.25 साल तक इनके प्रवक्ता, नेता, मंत्री सब लोग उसके फायदे गिना रहे थे 3 काले कानून के। अब बिना बहस को संसद में इन्होंने पारित कराया था, बिना बहस को वापस ले लिया। ठीक है, तो जनता को सब पता है। आप जनता को सब पता है। इंद्रजीत जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जनता को तो सब पता है, किन किन बातों का जिक्र हुआ। मैं आ रही हूँ सर, मैं आती हूँ सर, फिर मौका दूंगी आपको, मेरे पास और भी मेहमान है सर, मैं आती हूँ फिर। सबका जिक्र हुआ, लेकिन सर यहाँ पर जिक्र इस बात का भी हुआ, उन्होंने चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया, उन्होंने मेजर ध्यानचंद का भी जिक्र किया, उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप का भी जिक्र किया। क्या सीधे सीधे जाटों को साधने की कोशिश, क्या सीधे सीधे किसानों पर फोकस करने की कोशिश है क्या प्रधानमंत्री की? नेहा जी, मेरा कहना यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं इतना बड़ा इंसान तो नहीं हो गया कि मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई कटाक्ष करूं। भगवान मुझे इस गलती से बचाए। लेकिन मैं अश्विनी जो प्रवक्ता के रूप में बैठे, मैं उनसे जरूर 2 सवाल 4 सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। क्या ये उन्नाव की घटना को भूल गए? क्या ये सपने में है, जागे हुए, सोए हुए हैं? क्या ये हाथरस की घटना को भूल गए, ये सोए हुए हैं या जागे हुए हैं? मैं आपको ताजा 2 दिन पहले का ट्वीट दिखाता हूँ, उसको आप क्रॉप करके दिखाइए। बुलंदशहर के अंदर फिर वही हादसा हुआ है, हाथरस वाला, जो मिट्टी के तेल से जबरन
पुलिस के द्वारा उसको जलाने का काम करा है। ये क्या लगता है इनको अपनी उपलब्धियां दिखाई देती है, क्या अपने अवगुण इनको दिखाई नहीं देते? कल एक राष्ट्रीय पार्टी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, क्या ये सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं? आप देखिए मर्यादाएं सारी खत्म होती जा रही हैं। ये कहाँ सोए हुए, कहाँ जागे हुए हैं? 700 किसान मर गए। अगर ये एक 7 मिनट के लिए भी किसान भाई के किसी के घर गए हो तो अश्विनी जी ठीक है, मैं गलत हूँ, ठीक है, सारी बातें ठीक है, ये प्यार दिखाएं। ठीक है, इस आदरणीय पूरे विषय पर अश्विनी जी से भी जवाब लेंगे। एक सवाल यहाँ पे मैं अश्विनी शाही जी से ले लेती हूँ, उसके बाद फिर राहुल लाल जी का रुख करेंगे। अश्विनी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी इंद्रजीत जी कर रहे थे। प्रधानमंत्री से सर ये उम्मीद की जाती, क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री है। इससे पहले जब हमें याद है सर, लखीमपुर का पूरा मामला हुआ था, जब किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। अमृत महोत्सव मनाने के लिए लखनऊ में जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन लखीमपुर की घटना पर कुछ नहीं कहते हैं। आज जब ये वर्चुअल संबोधित करने की बात होती है तो प्रधानमंत्री तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, लेकिन बुलंदशहर, वही मामला कानपुर में हुआ सर, उस पर कुछ नहीं कहते हैं। सर, क्या प्रधानमंत्री से, एक देश के प्रधानमंत्री से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि जब आप उसी राज्य के और तमाम विषयों को उठा रहे हैं तो ऐसे दर्दनाक विषय पर भी अपने वक्तव्य को रखे, जो कि सीधे जनता के साथ जुड़ा हुआ है, महिलाओं की हिफाजत के साथ जुड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए नेहा जी, एकदम जरूरी है, लेकिन उस विषय को उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार उन विषयों पर ध्यान दिया है, संज्ञान में लिए हैं, और आज वो अपराधी जेलों में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी खुला घूम रहा है। इन लोगों ने, अभी रजीत जी ने बहुत बढ़िया मासूमियत से आरोप तो लगा दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन किसान आंदोलन और जिन शहीद किसानों की बात कर रहे थे, तो मेरा 2-3 सवाल है जिसमें सपा भी शामिल है। अभिषेक भाई भी इसको ध्यान से सुने, जवाब जब टर्न आएगा तो अपना दे देंगे हमको। कि आज कुछ दिन पहले जब सिंघू बॉर्डर पर एक तरन तारण का दलित काटा जाता है और उसके घर पर जाकर वो भी डीजल से जलाया जाता है, उसका संज्ञान किसी विपक्षी नेता ने लिया या नहीं लिया? कोई नहीं गया वहां बघेल साहब कहाँ थे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री आकर यहाँ बांट रहे थे पैसा? अखिलेश जी कहाँ थे जो यहाँ पर जीप जलवा रहे थे? दूसरों से अपने आप को अलग कैसे साबित करेंगे सर? दूसरा नहीं, आप दूसरों को अपने आप से अलग कैसे साबित करेंगे सर? नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं अगर तमाम और सरकारें ऐसा कर रही है तो आप भी करेंगे क्या? नहीं 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 नेहा जी, अगर हमको ये लोग आईना दिखा रहे हैं तो इनको आईना पहले देखना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमको ये बता रहे हैं तो इनको भी तो आईना देखना चाहिए कि लखीमपुर के किसानों को, जो मैं कहता हूँ जघन्य अपराध था, और उस जो पकड़ा गया उसको फांसी न्यायपालिका को देना चाहिए, मैं मांग करता हूँ। लेकिन वो जेलों में तो है ना, वो जेल में है, उनको सजा न्यायपालिका देगी। लेकिन क्या 50-50 लाख रुपया जो बटा, जो यहाँ पर रेवड़ी बटती थी, कोई मुख्यमंत्री गया वहां तरन तारण में एक दलित युवक के यहाँ? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी आरएलडी के प्रवक्ता और आजकल 2 लड़कों की जोड़ी बनी हुई है। चौधरी जी साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े किसान नेता थे, इसमें कोई 2 राय नहीं है, हम लोग सबको सम्मान करते हैं। उनका 2 विजन था। पहला विजन था हरित क्रांति, दूसरा विजन था छोटे राज्य। क्या कभी इन लोगों ने उसकी बात की है कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से? हरीश चौधरी साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके विजन को भुला दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी है जो उसको आगे चढ़ा रही है। देखिए मेरे हाथ में ये 2 लड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये 2 लड़कों का ही जिक्र योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, दंगाई लड़के कह देते हैं। नहीं तो जो उनका विजन है, जिसके नाम पर वो वोट मांगते हैं, उसके विजन को भी तो कम से कम जनता के सामने ले आए। तो अमित शाह को तो बहुत भा रहे हैं ना सर, सबके सामने लेकर आ रही है। अमित शाह को तो भा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को क्यों खल रहे हैं? खलने की कोई बात ही नहीं है। वो देखिए, खलने, वो तो राजनीतिक दल है। 2 लड़कों की एक बार जोड़ी बनी, उत्तर प्रदेश में नकार दिया नेहा जी, फिर लड़कों की जोड़ी बनी है, उसको भी नकार देगी जनता। तो हम तो 80% पर हैं, 80% पर थे, आगे भी रहेंगे। ये तो हमको रहना है, लोग 20% में है, वो तो नकारना ही है। लेकिन जो विजन जिसको लेकर चौधरी साहब का नाम ये लोग भेजते हैं, चौधरी साहब के विजन को कम से कम पूरा करने का काम करते, हरित क्रांति की बात कभी कर लेते। भारतीय जनता पार्टी हरित क्रांति की बात करती है, छोटे राज्यों की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी साकार कर चुकी है। 2000 में हम लोगों ने कई राज्य छोटे बनाए। ठीक है राहुल लाल जी, कहाँ गया पश्चिमांचल की वो मांग? ठीक है राहुल लाल जी, किसी ने किया नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जो चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया, मेजर ध्यानचंद का जिक्र किया, राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र किया और इनके नाम से विश्वविद्यालय भी बनाए हैं अलीगढ़ में, अभी आपको याद ही होगा, जिसका शिलान्यास किया गया और तमाम तरह की चीजें, और उनका जिक्र लगातार करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि पश्चिम यूपी में, जहां पहले फेज में चुनाव होने हैं, दूसरे फेज में भी पश्चिम यूपी में चुनाव होने हैं, उससे पहले इनका जिक्र करना, ये क्या बताने की कोशिश, ये क्या संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से? ये कोशिश ये है, क्योंकि मैं आती हूँ राहुल जी को बोलने। प्रथम चरण के चुनाव 10 फरवरी और दूसरी चरण के चुनाव 14 फरवरी को है, बिल्कुल आसन्न सामने में है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी चिंता है वो चिंता है इसमें किसी भी तरह से, एक तरह से जो जाट मुस्लिम का जो पूरा कॉम्बिनेशन एक विपक्षी गठबंधन के तरफ जो जाता हुआ दिख रहा है, उसमें से जाटों को अपने तरफ मोड़ने का। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि माननीय गृह मंत्री जी भी जो है कि उन्होंने जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एक तरह से ये भी चीज कहा गया था कि हमेशा जो है कि जैन जी के लिए रास्ते खुले होंगे। जो प्रश्न अभी आप पूछ भी रही थी कि भाई जैन जी के लिए तो रास्ते खुले रहेंगे, बाकी देखे कि जब जैन जी ने बोल दिया कि भाई मैं कोई चवन्नी नहीं जो इधर से उधर होऊंगा, तो फिर उसके बाद देखे योगी जी के कठोर बयान भी सामने में आ चुका है कि भाई दोनों दंगाई हैं, दंगाई क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज के लिए कि जो सवाल अब बार बार हम लोग पूछ रहे हैं कि जब पश्चिमी यूपी पे माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना फोकस था, हमारे प्रधानमंत्री एक काफी संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनसे अपेक्षाएं अलग किस्म की होती। देखिए वो जब शिखर धवन के अंगूठे में लाइन हेयर फ्रैक्चर हुआ था तो तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी चिंता व्यक्त की थी। तो ऐसे स्थिति में क्योंकि अब तक जो लखीमपुर खीरी का घटनाक्रम घटा है उस पर प्रधानमंत्री जी के तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। ये ठीक है, अश्विनी जी ने कहा कि भाई योगी जी ने कई बार इस मामले को लेकर टिप्पणी की है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोगों ने टिप्पणी की है, लेकिन उस तरह की कोई टिप्पणी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से नहीं देखा। ये हालांकि उनका विशेषाधिकार है कि वो क्या टिप्पणी करना चाहे, क्या टिप्पणी ना करना चाहे, लेकिन फिर भी जिस तरह से आज पश्चिमी यूपी पर फोकस था तो इसको होना चाहिए था। दूसरी चीज देखिए, इस समय जो काफी बड़े कुछ गंभीर आर्थिक मामले देखिए बजट के बाद भी उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें बार बार कोरोना काल को एक काफी महत्वपूर्ण चीज से बताया गया कि 100 सालों से सबसे बड़ा जो है हादसा आई। लेकिन हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना काल से पहले भी अगर देश में बेरोजगारी का दर देखें तो कोरोना काल के आने से पहले ही बेरोजगारी दर 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। तो कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कई बार कि कोरोना काल को लेकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे चीजों को भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में करने का प्रयास क्या कोरोना काल का जिक्र करके अभिषेक जी क्या बेरोजगारी जैसे मसलों को ढका जा सकता है? क्योंकि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हम आज की पीढ़ी है, हम आज के लड़के हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, हम उन तमाम मसलों की बात करते हैं जो कि जनता के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री अगर बात करते हैं तो कोरोना का जिक्र करते हैं, तो क्या कोरोना के साथ उस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए जो कि हमने गंगा में देखा, किस तरह का दृश्य था, उसका जिक्र नहीं होना चाहिए क्या? मैं आपको बता रहा हूँ नेहा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद है और उनका 2 बार वहां से सांसद चुने गए और उन्होंने एक चीज कही थी कि माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा ने क्या बुलाया, इसलिए उस बेटे को बुलाया था कि वहां पे वो लाशें दिखा दे। लाशें तैरती हुई रही गंगा में क्रिमिनेशन के लिए इतनी बुरी स्थिति हो गई। और इनके स्वास्थ्य मंत्री संसद में लिखित में बयान देते हैं कि भैया ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। सबसे बड़ा झूठ तो ये। उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयनाथ सिंह जी, उन्होंने भी विधानसभा के पटल पे यही लिख के दिया कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत नहीं। आप बताइए कितना हास्यास्पद है। और ये जनता जिसके मरहम पे इसके लिए तो और भी लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ना। जब स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से ये डिटेल मांगी है कि आप हमें बताइए कि आपके राज्य में कितनी मौतें हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो वो लोग ब्यौरा नहीं देते, मुझे एक चीज बताएं, डेटा नहीं देते ना सर। स्वास्थ्य मंत्री ने झूठ बोला, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने झूठ बोला। जनता के साथ ये फरेब हुआ कि नहीं हुआ कि अगर वो ये कहते हैं, मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मेरे जानने वाले कितने लोग मरे हैं, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करने में कितनी कठिनाई हुई, ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है। और मेरे लोग ठीक है अश्विनी जी, ऑक्सीजन से लोग मरे या ना मरे ये तो सर जांच का विषय है और होना भी चाहिए, और ये पता लगना चाहिए कि कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे या ना मरे। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरा। पूरी सच्चाई है, हम आज 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, जिसकी केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, उसके बाद भी अगर कोई कहे कि भूख से मौत हुई है तो ये तो हास्यास्पद है। तो भूख से कोई उत्तर प्रदेश में मौत नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के एक एक जन का
को देखने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। निगरानी समितियों से लेकर और सारे लोग उसमें देख रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश की जनता इतनी प्रफुल्लित है कि उनको एक घर में जो है जिसमें 40-40, 50-50 किलो राशन आ रहा है, वहां भूख से मौत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहली बात। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के लिए कोरोना काल में जो प्रबंधन हुआ था, एक भी मौत बहुत दुखद है नेहा जी, उसको मैं नहीं वो कर सकता, लेकिन कोरोना काल में जो भी मौत हुई, उत्तर प्रदेश ने अपने कुशल प्रबंधन से बाकी राज्यों में, जैसे इसमें महाराष्ट्र का मैं नाम लेना चाहता हूं, उससे कम हमारे यहाँ मौतें हुई हैं। अब वो कारण चाहे कोरोना रहा हो या जो भी रहा हो, मैं नहीं चाहता ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या सर कि उस राज्य में मौतें ज्यादा हुई, इस राज्य में मौतें कम हुई? मौतें तो हुई ना सर, मौतें तो हुई ना। मैंने पहले भी कहा मौतें जो है संवेदनशील विषय है। इसे उपलब्धि के तौर पर नहीं देखा जा सकता है ना सर, इसे उपलब्धि के तौर पर नहीं देखा जा सकता। डॉक्टर अभिषेक राय, आप लोगों को क्यों इतना हो हल्ला करना होता है? कह रहे हैं कि एक भी मौत भूख की वजह से नहीं हुई, भले ही कितनी बेरोजगारी हो, भले ही लोगों के पास कामकाज ना हो, भले ही लोगों के पास पैसा ना हो, लेकिन एक भी मौत। आज ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेरोजगार भूखमरी की वजह से, यानी कि भूख की वजह से मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, और ये पहले होता था जब हमारी सरकार नहीं थी। ये राशन बेचते थे, ये लोग राशन बेच देते थे, किसी को देते नहीं थे, तो भूख से मौत होती ही होगी। ठीक है, बोल दीजिए। कुशीनगर से ट्रक लदते थे, कुशीनगर से ट्रक जाते थे कई दूसरे प्रदेशों में, बांग्लादेश तक जाते थे। ये तो साक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुलासा किया है इसका। ठीक है, आज लोगों को मिल रहा है, डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है। जी अभिषेक जी, अरे बहुत ही बात कहता हूँ, आज हम जब इनकी सरकार आई थी तो हम पॉवर्टी इंडेक्स में कहाँ पे? आप स्थान पे 101 स्थान पे हैं, 110 नेशंस में। और ये इसको कह रहे हैं कि अनाज दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। तो वही चीज आप बात है, इन्होंने 15 करोड़ उत्तर प्रदेश की जो इलेक्टोरल जनता है वो 15 करोड़ अनाज अनाज मिल रहा है, अनाज खा रहा है। झूठ है। डॉक्टर अभिषेक राय को आप लोगों ने दिया ना, भी अनाज जा रहा होगा, ना हमारे मित्र आरएलडी के स्पोक्स पर्सन उनके घर जा रहा हो। तो देखिए, सबको पता है, इस तरह के झूठे आंकड़े पेश करने से इनकी सरकार की नीयत और चाल और चरित्र सब सामने दिख रहा है। जब इनके विधायकों ने, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आप लोगों के सरकार में तो हालात खराब थे अर्थव्यवस्था के। नहीं, इसका बहुत सीधा सा जवाब है। आरबीआई ने स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, आप उससे जरूर पढ़िएगा, और 5% की थी, और जब इनकी सरकार आई है तो वो 2.99% था, और अगर कोरोना काल को ले लें तो 0.1% कैपिटल इनकम अगर देश में कहीं सबसे ज्यादा कम हुई है तो उत्तर प्रदेश कहाँ कम हुई है? कम हुई है, डबल हुई है, कहाँ है? अरे साहब सुन आज 94,000 पर है, आज 43,000 पर थे। सुन लीजिए, हमने आरबीआई का डाटा नहीं बनाया साहब, आरबीआई केंद्र की सरकार की है। आज जो है आप कहीं उठा के कोई डेटा लेकर देख लीजिए, आज 94,000 पर है, आप 47,000 पर छोड़ के गए थे। पर कैपिटा इनकम जो है 47,000 पर आप छोड़ के गए थे। काम नहीं चलेगा अश्विनी भाई, झूठ से काम नहीं चलेगा। मैं तो डाटा बता रहा हूँ। सर, आम आदमी की इनकम बड़ी हो या ना बड़ी हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की इनकम तो बड़ी है सर। नामांकन से ये तो साबित होता है। इंद्रजीत, मैंने तो डाटा बताया, आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, इंद्रजीत नहीं निकाला है। ठीक है इंद्रजीत जी, चेक कर लीजिए। ठीक है इंद्रजीत जी, लोगों की इनकम बड़ी हो या ना बड़ी हो सर, कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार हो या ना हो, बेरोजगारी का सामना वो भले ही कर रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की इनकम तो बड़ी है। आंकड़े तो सर यही कह रहे हैं, नामांकन के वक्त जो दिए गए हैं। मेरे को 2 मिनट का मौका दीजिए नेहा जी, सबको अच्छा मौका दिया है, मुझे अपनी बात कहने का रखिए सर, बात रखिए। मैं ये सब एक एक करके बात अपनी कहता हूँ। हाँ। सबसे पहले तो इनका ये कहना कि वहाँ बहुत ज्यादा हुई है, वहाँ बहुत कम हुई है, क्या ये कोई गाजर, मूली, टमाटर है क्या? उस हरियाणा में कम बिकी और यूपी में ज्यादा बिकी है, या मेरे में बराबर वाली मंडी में ज्यादा बिकी और वहाँ कम बिकी है? इंसान क्या गाजर, मूली, टमाटर हो गया है क्या? हमें कंपटीशन करना है क्या? 86 लाख जोनी आदमी को जो भी भोगनी पड़ती है, उसके बाद मानवता का जीवन बचता है। आप इनकी देख लो, दिन में दर्द कितना है आप देख लीजिए। एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा हमने राशन बांटा है। राशन आपने बांटा है, राशन पकेगा किस पे?
सिलेंडर की हालत देखिए। आज फिर मेरी माताएं बहनें जंगल की तरफ चल पड़ी हैं। शाम को लकड़ी काट कर, आप एनसीआर को छोड़ दीजिए, शाम को एनसीआर से बाहर जाके देखिए, फिर वो लकड़ी काट के और वो चूल्हा जलाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मतलब माताएं बहनें घर से बाहर निकल सकी है ना, निकल पा रही हैं। अब आप बताता हूँ। हाँ। मैंने आपको अभी बुलंदशहर का हादसा बताया ना, परसों का ट्वीट दिखाया आपको। आपको हाथरस में जहाँ हमारे नेता को लाठी लगी, आपको पता है ना उन्नाव में कितनी कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बाद मुकदमा लिखा गया, आपको मालूम है ना। मुझे इस पर नहीं जाना है, मुझे ये कहना ही है कि ये किसानों के घर आंसू बहाने नहीं गए, किसी किसान के लिए इन्होंने मुआवजे की घोषणा नहीं करी, किसी परिवार को नौकरी नहीं दी, और अपना महीना मंडप करने लगे हैं कि राशन बांट रहे हैं। अरे राशन बांट कर रहे हैं, किसान का आप गन्ने का पेमेंट नहीं दे रहे। आप देखिए इन्होंने कितना मजाक करा है। इन्हीं की सरकार है बराबर में हरियाणा में। हरियाणा में किसान को गन्ने की पेमेंट फालतू मिल रही है और यूपी में कम मिल रही है। सुनिए बात, और बिजली की पेमेंट हरियाणा सरकार कम ले रही है और यूपी में ज्यादा ले रही है। इन्होंने 2 दफा बिजली के रेट बढ़ा दिए जिससे सरकार में आए हैं। ये बिजली अब इन्होंने आके 4.5 साल और बिजली के रेट आधे करे। अब जब ग्राहक बिल जमा कराने जा रहा है, किसमें तो बिल पूरा आया है, तो बोला जी घोषणा तब हुई है जब नोटिफिकेशन जारी हो गया। ठीक है, बहुत सारे बिंदु आपने उठा दिए सर, उस पर जवाब लेंगे। राहुल लाल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, जो तमाम सवाल इंद्रजीत जी ने उठाए हैं उनका जवाब दे दीजिए। सर, इतने सारे विषय हैं, उसके बाद भी अमित शाह कहते हैं कि अब की बात 300 पार, कैसे संभव है सर? देखिए इतने अभी लोगों ने सबने गिनाया, मैं थोड़ा सा एक अंतर बता देता हूँ, 1 मिनट का समय लूंगा। 2017 और 21 का अंतर है। ये लोग 2 लाख करोड़ का बजट पेश करते थे, हम 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतर आया है। इकोनॉमी 6वें 7वें स्थान पर थी, हम दूसरे स्थान पर ले आए हैं। अंतर तो सर यहाँ पे बैंक अकाउंट में आया ना, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन में पर्चा भरा। सर अंतर तो वहाँ देखने के लिए मिला, एकदम मिला। लोगों का बैंक अकाउंट तो खाली हो गया 5 साल में। नहीं, 1 मिनट नेहा जी, एक योगी आदित्यनाथ जी के जो जिस मंदिर के वो महंत हैं, जिस मंदिर के, उसकी संपत्ति अरबों रुपए में होगी, अब पूरे देश में फैली हुई है। तो सर लेकिन ये उनकी जो ये मंदिर की संपत्ति का ब्यौरा दिया है क्या? नहीं, सुन लीजिए आप। देखिए मैं आ रहा हूँ उसी आपकी बात आइए पर सर, आइए, मैं तो आपको सुनने के लिए बैठी हूँ सर जी। तो अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में कोई पेंशन पाता है पूर्व मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री तनख्वाह भी पाता है जी। तो अगर उनके मंदिर से लेकर यहाँ तक कि अगर 5 साल में अगर 60 लाख रुपए की संपत्ति यही बढ़ी है, इतना बढ़ी है ना, आप निकाल लीजिए कि उनके किस स्रोत से क्या आय हुई है, क्या नहीं हुई है, वो सारा डेटा होगा। 5 साल में मतलब 12 लाख रुपए साल, 1 लाख रुपए महीना अगर ये जोड़ा जाए तो उनकी आय कहीं से भी लाख रुपए महीने बढ़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाख रुपए महीना आय बढ़ना कोई गलत चीज है, क्योंकि पूरे देश में माननीय योगी जी पर और माननीय मोदी जी पर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार का तो आरोप लगा नहीं सकता। आय बढ़ी है, ठीक है, तनख्वाह भी मिलती है उनको, वो एमपी थे, उसका पेंशन भी आता होगा, जो भी है, उनके पास आय के स्रोत हैं। अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है तो आय सर के आपने स्रोत जिक्र भी कर दिया, तो बताया। राजनाथ सिंह का मुझे बयान याद आ गया, जिन्होंने कहा कि अगर हमारे किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। राहुल लाल जी, इस पे रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से। देखिए अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई हमने अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया। देखिए 2-3 चीजें समझने वाली बिल्कुल जरूरत की चीजें हैं कि जिसमें उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सत्ता संभाला था, एक तरह से उसमें जब जो इन लोगों की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 12% का ग्रोथ रेट था उस समय, और लोगों की अपेक्षाएं थी कि वो 24-30%, 35% के ग्रोथ रेट पर ले जाएंगे उत्तर प्रदेश को। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुई पूरे कार्यकाल के दौरान? 1.95%। आप छोड़ दीजिए इनके सरकार को, अगर हम समाजवादी पार्टी नहीं तो रैंकिंग में बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में तो बेहतर हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े हैं ये। आप अगर बहन मायावती जी के भी आंकड़े देखिएगा तो उनके भी ग्रोथ रेट के आंकड़े आपको बेहतर आंकड़े मिलेंगे। तो देखिए दावे वादे कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक परिस्थितियां क्या है आप एक तरह से देखिए कि इस समय उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं इनको मानना पड़ेगा, भले ना माने। अब इनके तो मंत्री ये भी कह रहे हैं कि महंगाई पूरे देश में उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए राशन जरूर मिल रहा है, मैं मान लेता हूँ राशन का वितरण हो रहा है, वो भी देखिए पहले दिसंबर तक था,
चुनाव को देखते हुए मार्च तक किया गया, स्वागत योग्य कदम है। राशन मिलना चाहिए लोगों को, डबल राशन मिल रही है केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकार के भी। लेकिन साथ ही साथ जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिले तो वो खाली पड़े हुए हैं। अश्विनी जी को ये चीज स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके रिफिलिंग की दर क्या है। जा रहे हैं राहुल भाई, सब भराए जा रहे हैं। सुन लीजिए, देखिए कितने महंगा दर है आपकी, तो देखिए ये स्थितियां है। अब आप इसको स्वीकार कर लीजिए, कीजिए, वो तो आपके मन के ऊपर है। तो इसलिए राशन के साथ साथ दूसरी अनिवार्य आवश्यकताएं भी होती है, उसका सामना करना पड़ रहा है इसमें लोगों को। और प्रदेश में देखिए पश्चिमी यूपी में मैं कह रहा हूँ कि पश्चिमी यूपी के लोग, जहाँ पे मैं फील्ड में जा रहा हूँ, वहाँ पे लड़के जो है कि कहीं जो है कि वो सेना में बहाली के लिए जो है कि बहुत परेशान रहते हैं, उसके लिए लगातार कर रहे हैं। 4 वर्षों से एक तरह से कोई वैकेंसी उनकी नहीं निकली है। तो आप देखिए उन लोगों की क्या दुख और दर्द किस रूप में। वैकेंसी की बात है। और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कहते हैं, डॉक्टर अभिषेक राय, कि हम आएंगे तो सबसे पहले वो खाली पद को भरेंगे। वो क्या नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा? मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की क्यों बात करूं, देश की ये बात हो सकती है कि देश की पूरी, क्योंकि रोजगार जो कोरोना काल में गया है या फिर लोगों की नौकरियां गई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, जो पढ़े लिखे युवा है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। और उन्हीं की कहीं ना कहीं उसी नफ्स पर कहीं ना कहीं हाथ रखने की, दुखती नफ्स पे हाथ रखने की कोशिश है दोनों की तरफ से की गई है। क्या लगता है कि हम किसी की नफ्स पे हाथ नहीं रख रहे हैं, हम बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2015 में प्रचार करते तो कहते थे कि भाई मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। इनकी सरकार के कितने बजटों में ये हुआ कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन उत्तर प्रदेश में अभी इनका बजट आया, इन्होंने कहा 16 लाख रोजगार हम देंगे। हमारी सरकार के 22 लाख, अगर हमारी सरकार आती तो हम 22 लाख से IT सेक्टर में देने जा रहे हैं। और पहली कैबिनेट हमारी आती है, उसमें पहली बार 10,000 बेरोजगारों को हम तुरंत रोजगार देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, ये रोड की कंडीशन और सारी बातें कहते थे। ये तो पहले का भी देखा जाएगा ना आपको ब्यौरा, कि पहले जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था, ये नहीं देखा जाएगा। 2 लाख दिया था, 2 लाख भी नहीं दे पाए थे। हो जाने दे प्लीज, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ना हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। हमने बिजली घर बनवाए जिससे आज उत्तर प्रदेश को हम आत्मनिर्भर। सर योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि पहले बिजली आती नहीं थी, आप आधे देने की बात कर रहे हैं। इटावा में आती थी बिजली, बाकी शहर में नहीं आती थी कहीं। अश्विनी भाई मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज अश्विनी भाई मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जी क्षमा। सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से किसी से पूछ लीजिए कि बिजली एक दिन में पैदा नहीं है। ये आप और मैं भी समझते हैं। अगर हम बिजली घर नहीं बनाएंगे तो बिजली कहाँ से मिलेगी? अगर हम पावर ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनाएंगे तो कहाँ से मिलेगी? तो ये सरकार ने उस पर बिल्कुल काम नहीं किया। हमने काम किया। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम 100 बार चैलेंज कर चुके हैं कि 3x650 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोल लीजिए। उन्हें पता ही नहीं है होता क्या है। अब बोलना पड़ेगा। देखिए उनको डिजिटल का नहीं पता है तो क्यों थर्मल प्लांट का नाम याद दिलाते हैं? अभिषेक भाई बोलना पड़ेगा, आप बोलना पड़ेगा, बोल लीजिएगा ना। अभिषेक भाई नहीं, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि डिजिटल इंडिया के बारे में उनको नहीं पता है, फिर क्यों कहते हैं? जी आप बोलिए। बड़ी रिस्पेक्ट। जी बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी का रिस्पेक्ट करता हूँ। चलिए, बिजली वो कह रहे हैं कि हमने पावर हाउस बनाए, आप कह रहे हैं कि हमारी यही सफलता है कि अब हर घर बिजली मिल रही है। देखिए उस समय जो है जिले में बिजली आती थी, इटावा में बिजली आती थी, लखनऊ में बिजली आती थी, वो तहसीलों में घंटों के हिसाब से बिजली आती थी, जिले पर उससे थोड़ा ज्यादा आती थी, ये था। आज निर्बाध गति से बिजली आ रही है, ये अंतर है। अब उन्होंने क्या किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन बिजली नहीं आती थी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता था, अभिषेक भाई को बीच में टोका मैंने, कि अगर उनको मुख्यमंत्री जी को नाम याद कराना चाहते हैं तो वो बाहर पढ़कर आए हुए हैं, उनको डिजिटल नहीं पता कि डिजिटल कैंपेन कैसे होता है, वो आदमी कैसे नाम रटवा सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आईना उठाया करो तो पहले देखो फिर दिखाया करो। जी ठीक है इंद्रजीत जी, जल्दी से रखिए अपनी बात। दिखा देंगे। आप किसी चीज का चैलेंज करा लो, ओपन मन से डिबेट करा लो। मैं बता रहा हूँ, हुक्का फाड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी रोए हैं, हमारे अखिलेश जी आज तक नहीं रोए हैं। ये मत कहिए, तो सबने संसद में देखा। इस तरह की बातें मत करें आप। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इस तरह की बातें मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो भाई मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? आप बात करेंगे इस तरीके की तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? आप करें और मैं ना करूं? मैं उनको पूरा सम्मान के साथ अरे मैं भी सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैंने कोई अपमान नहीं किया किसी का। आपसे भाई
ठीक है, ठीक। अपमान नहीं किया मैंने, लेकिन उन्होंने खुद कहा है मीडिया पर कि मुझे नहीं पता है कि डिजिटल क्या होता है। उन्होंने अगर नहीं कहा हो तो आप बताइए। नेहा जी, ठीक है, ये बात तो कही है ना अखिलेश जी ने, अभिषेक जी, ये बात तो कही है उन्होंने कि डिजिटल नहीं पता मुझे। इसमें अगर इसको कोट किया तो क्या दिक्कत है सर? उन्होंने खुद कहा है। इसमें इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है। इंद्रजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख करते हैं, जल्दी से बात रखिए सर। नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वाली सरकार के अंदर जनता को कुछ भी एक कमी लगी, ठीक नहीं लगी, जो भी उनके पास मंथन हुआ और जनता ने अपना मैंडेट दूसरी सरकार को दिया। पहले वाले को नकारा, दूसरे को एक्सेप्ट करा। अगर इनको भी पिछले वालों की कमियां निकालनी थी तो इस सरकार में बैठे क्यों? सरकार अगर हम एक स्कूल से बच्चे को निकाल के दूसरे स्कूल में डालते हैं तो इसलिए डालते हैं ना कि उसके मार्क्स पिछले से पहले से अच्छे आएंगे। अगर ये बैठने के बाद फुल मैंडेट बिना विसाखियों की सरकार को भी अगर इस तरीके की पिछले वालों की बातें करनी थी तो ये सरकार में क्यों बैठे? और अगर फिर ये इन्होंने यही कहना है कि पहले नहीं कर पाए और फिर नहीं कर पाए तो फिर क्यों इनको सत्ता दोबारा सौंपी जाए? हम कहना ये चाह रहे हैं कि जिस उम्मीदों के साथ इनको सरकार ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था, ना इन्होंने युवाओं को रोजगार, इन्होंने 5 लाख नौकरी देने का हर साल नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि हम वापस आ रहे हैं, 300 पार का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं 2 लड़के तो पहले भी आए थे 2017 में, फिर आए हैं 2017 में, ना 2022 में। तो ऐसे में ना 2017 में इनका काम हुआ, ना अब 2022 में होगा, 2019 में भी आए थे, कुछ नहीं होगा इनका। नेहा जी, जनता है, ये जनता सब जानती है। अब इसके पास जो मतदान की जो ताकत है ना वोट की, वो बहुत बड़ी ताकत है, वो सब बताना चाहती है। अब मुझे बताओ, बच्चे बेचारे घर से पड़ोसी से पैसा लेकर किराए के बस में बैठ के जाके पेपर देने जाते हैं, शाम को ये पेपर लीक कर देते हैं। आप तो देखते से किस तरीके से चला गया है, नौकरियां दी गई नहीं गई और शिक्षकों की भर्ती हो नहीं पाई। किस तरीके से अपनी तारीफ कर रहे हैं। किसानों के साथ इन्होंने अत्याचार करा, एक फोन नंबर कॉल दूर बताया, वो नंबर नहीं बताया, वो डेट नहीं बताई, फिर आके आपने रिफिल कर दिया बिलों को। आप किसी के पास आंसू बहाने नहीं गए, आप खाद में से 5 सर आंसू बहा के क्या होगा सर? आंसू बहाने नहीं गए, ये आप तीसरी बार बता रहे हैं कि आंसू बहाने नहीं गए। आंसू बहा के क्या होगा मुझे बताइए ना, जिसकी सरकार है वो काम करके दिखाए ना, आंसू बहाने से क्या होगा? नेहा जी, ये मैं ही कहना चाह रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 14 महीने बाद कहा, हम तो शुरू से किसान कह रहे थे ना कि हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को क्यों देना चाह रहे हो ये बिल। मैं इसका इस परफेक्ट में कहना चाह रहा हूँ, 14 महीने अगर ये आंदोलन नहीं चलता तो शायद वो किसान आज हमारे बीच में होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है राहुल लाल जी, जो 3-4 लोगों का जिक्र किया है, महान हस्तियों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या क्या ये किसान आंदोलन पर कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है या फिर उसको हवाई करने की कोशिश की है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, देखिए पश्चिमी यूपी में चुनाव है और कहीं ना कहीं किसान जाट नाराज है बीजेपी से और ये भांप चुकी है बीजेपी। यही वजह है कि जयंत चौधरी पर भी डोरे डाले गए, यही वजह है कि इन तमाम लोगों का जिक्र किया गया। अलीगढ़ में उद्घाटन शिलान्यास करने की बात की गई, जेवर एयरपोर्ट, और पश्चिम यूपी पर खास तौर पर फोकस रहा कुछ पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो। देखिए भैया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि किसानों के मामले को लेके जो असंतोष एक बना है यहाँ पे, और खुद सीधे जिस तरह से जाट नाराज हुआ है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित है, उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए, जो एक तरह से 2016-17 के बजट से कहा जा रहा था कि किसानों के आय को डबल किया जाएगा 2022 तक में, क्या हम लोगों ने अपने इस बजट में कुछ माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसी कोई भी समीक्षा प्रस्तुत की कि भाई यहाँ किसानों की आय कितनी हुई कितनी नहीं हुई? तो उसको लेकर भी देखिए बजट में चुप्पी की स्थिति बनी हुई रही। तो ऐसे स्थितियों में कहीं न कहीं एक तरह से मनाने का प्रयास है, क्योंकि देखिए चुनाव में बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव आसन है, इसलिए देखिए प्रतीकों की राजनीति की जा रही है कि कम से कम प्रतीकात्मक तौर पर उन सब चीजों को सामने में लाके कम से कम जाटों को मना ले, क्योंकि अगर वो जाटों को नहीं मनाते हैं तो फिर जो पूरा का पूरा समीकरण बन रहा है, वैसे स्थिति में पश्चिमी यूपी की डगर भारतीय जनता पार्टी की काफी कठिन हो जाती है। बिल्कुल, तो कठिन तो डगर है, लेकिन वाकई अब इसको कैसे पार किया जाता है वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, माफ कीजिएगा अभिषेक जी मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।